जो मेंडल है, मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे और जनरली हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि भाई मेंडल के, आवाज़ आ रही है ना सबको? अब मेंडल ने प्रयोग किस प्रकार से किए? तो मेंडल ने पहले प्रयोग किए, 2 प्रकार के प्रयोग किए जनरली, और उन 2 प्रयोगों के, देखिए कोई भी वैज्ञानिक सबसे पहले कोई एक्सपेरिमेंट करता है, ये पहला चरण होता है किसी भी चीज़ का कि प्रयोग। ये कोई भी कर सकता है, प्रयोग करता है, वो कुछ भी करता है। जैसे किसी ने भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग कर लिया उसने, प्रयोग करने के बाद वो क्या देखता है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षण। कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, 2 गैसों की क्रिया करवाई, पहले वो गैसें कलर रंगीन थी, अब मान लीजिए उसमें कोई रंग आ गया, पीली हो गई, हरी हो गई, लाल हो गई, ये आपने देखा। और सबसे बड़ी बात जो वैज्ञानिक बनाती है वो क्या होता है? निष्कर्ष, जो रिजल्ट होता है कि आपने उस पर नतीजा क्या निकाला, ये आपको वैज्ञानिक बनाता है। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें तो प्रयोग कोई भी कर लेगा, और प्रयोग कोई भी करके, और जाहिर सी बात है कि प्रेक्षण भी देख ही लोगे। जब आप प्रयोग करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अब आपका निष्कर्ष सही है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा आपके प्रयोग की सफलता। ठीक है ना? ये समझने की चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, किताबी नॉलेज नहीं होता, रटने की बात नहीं होती इसमें। जैसे अब एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उसने एक मेंढक को लिया और उस मेंढक को लेके और उसको कहा टेबल पे रख दिया, नीचे पानी की बाल्टी रख दी और मेंढक को कहा कि कूदो, यानी कि वो ठक ठक कुछ की जैसे भी, तो वो क्या हो गया? वो कूद गया पानी के अंदर। फिर उसने उसकी एक टांग काट दी, फिर उसको कहा कि कूदो, फिर वो थोड़ा बहुत कूद गया, मतलब फिर भी, फिर उसने क्या किया? दूसरी टांग काट दी, फिर कूदने को कहा, फिर भी कूद गया, फिर तीसरी टांग काट दी, एक टांग बची तो भी वो रगड़ता घिसटता हुआ टेबल से नीचे गिर गया, समझ लो। कूद तो नहीं पाया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। और फिर उसने चौथी टांग भी काट दी उसकी, और चौथी टांग काटने के बाद में जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष उसने निकाला कि मेंढक को कहा कूद कूद, फिर वो कूदा नहीं, तो फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि मेंढक की 4 टांगे काटने पर मेंढक बहरा हो जाता है। तो ये सही है क्या इस तरह का निष्कर्ष? क्योंकि वो उसमें शक्ति नहीं रही, टांगों से हिलने की होती है, उसमें वो खिसक ही नहीं पाया तो कैसे कूदेगा? तो नतीजे जो होते हैं ना, ये चीज़ जो है निष्कर्ष, ये निष्कर्ष वैज्ञानिक बनाती है किसी भी चीज़ को। किसी भी व्यक्ति ने जो निष्कर्ष निकाला है, जो न्यूटन है ना, कई बार हम ये चीज़ देख देते हैं कि आपने पता है कि न्यूटन जो है उसके ऊपर सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और सेब गिर जाता है उसके सर पे, तो उसने लॉ ऑफ मोशन जो है, गति के नियम है, वो बना दिए। तो अब बात यही है कि क्या पहले न्यूटन से पहले किसी के सिर पे सेब नहीं गिरा होगा क्या? ये सन 1700-1800 वाले सन की बात है ये। उससे पहले किसी के सर पे सेब नहीं गिरा होगा?
गिरा होगा ना, लेकिन बात यही है कि वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। पहली बात तो ये होता है कि उसने सोचा कि भाई ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर आसमान में क्यों नहीं गया, और फिर सोचा और उसके ऊपर काम भी किया, मेहनत भी की, और मेहनत इस लेवल की कि आज जो फिजिक्स है वो न्यूटन के लॉ पे ही चलती है। मतलब बहुत सारे आविष्कार हुए हैं इसी नियमों के आधार पे। तो यहाँ पर भी यही है कि मेंडल ने प्रयोग किए। प्रयोग क्या किए अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो। फिर उस प्रयोग से उसने क्या निष्कर्ष निकाले, नतीजे क्या निकाले, क्या सिद्धांत दिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसने जो है एक संकरण या एकल संकरण करवाया। अब यहाँ एक का क्या मतलब है? एक का मतलब है कि उसने कोई भी एक लक्षण लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। पहले वो एक लक्षण क्या होता है, परसों हमने पढ़े थे कि भाई 7 तरह के विपर्यासी लक्षण होते हैं, उनमें से कोई भी एक लक्षण उसने ले लिया जो बुक्स में मिलता है इस प्रयोग के लिए, एकल संकरण प्रयोग के लिए। तो वो जो लक्षण है वो कौन सा है? पौधे की लंबाई। यानी कि मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया? पौधे की लंबाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। अब यहां पर अगर कोई पौधा जो बिल्कुल जो लंबा हो रहा है, कई पीढ़ी से जो लंबा हो रहा है, इसका मतलब उसके जीन है वो शुद्ध है। तो इसने यहाँ पे शुद्ध लंबे, अब शुद्ध का क्या मतलब है यहाँ पे कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो युग्म विकल्पी होते हैं उनका जोड़ा होता है, यानी उसको अंग्रेजी के 2 साइन के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। जैसे कि लंबाई है, इस लंबाई को वैसे टी के साइन से प्रदर्शित किया जाएगा। उसका रीजन भी है भाई, जो लंबा होता है उसको इंग्लिश में टॉल बोलते हैं इसलिए। लेकिन दूसरी मीनिंग उसने नहीं लिया। तो उसने ये चीज़ ली कि भाई एक आधार है, उस एक आधार को लिया, और दूसरा जो अब उसमें जो बड़ी चीज़ होगी यानी कि जो लंबा है, लंबे के लिए उसने टॉल के 2 टी हैं उसको कैपिटल में लिया, और उसके बाद इसने लिया शुद्ध बोने, यानी सिर्फ एक विपर्यासी लक्षण लिया। एक लंबे पौधे लिए, बोने पौधे लिए, और बोने को उसने दर्शाया किससे? स्मॉल टी से। यानी सिर्फ अगर उसका प्रयोग एक ही लक्षण पे है तो इसको क्या बोलेंगे? एक संकर संकरण या एकल संकर संकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब भी एक होता है, ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था कि लंबे पौधों के परागकण लिए, उसको किस पे छिड़का? बोने पौधों पे, या बोनों के लिए उसको किस पे? लंबे पे। तो जैसे ही किसी भी पौधे के फूलों में परागण होता है, वो फूल पक के किस में बदल जाता है? फल के अंदर पकड़, मतलब अब उसमें परागण हो गया तो मटर लग गए। उसका फल क्या है? मटर है। अब उसने मटर तोड़े, तो ये जो मटर के बीज है, ये मटर के बीज आप समझ लें कि उन दोनों पौधों के, इसमें से आप किसी को एक को फादर मान सकते हो, एक को मदर मान सकते हो। अब ये बीज इनके संतान हो गई, समझ लो आप, अंडे हो गए, समझ लो अंडे इनके। अब अंडे से बच्चा निकलेगा, यानी कि वापस उसने उसको बोया, और बोने के बाद में अब जो ये दोनों कहलाएंगे जनक। अब इन जनक से क्या प्राप्त होगी? संतान जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? इनकी पीढ़ी होगी जनकों की। तो इस पीढ़ी को, यानी अब ये जो बीज प्राप्त हुए हैं परागण से, इस पीढ़ी को क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। अब देखिए किसी में भी जनन का, हमारे मनुष्य में भी ये सिस्टम होता है
कि किसी में भी जो जनन है उस जनन का एक फैक्टर होता है कि जब हमारे जीन जो जनन कोशिकाएं हैं उस जनन कोशिकाओं में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र है ये विभाजित हो जाते हैं, जितने होते हैं उसके क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। अब देखिए इनके बीच में क्रॉस होगा यानी जनन होगा, तो जनन होगा ना, तो ये पहले ये जो दोनों टी है और ये स्मॉल टी है ये अलग अलग होंगे ऐसे। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो ये अर्धसूत्री इनमें विभाजन होगा और अब इनमें क्रॉस होगा। तो क्रॉस हुआ मतलब समझे ना आप कि जो परागकण है ना उस परागकण में एक एक टी होगा, उसका जो परागकण है या अंडाशय है उसमें भी एक एक टी होगा। अब इनके बीच में क्रॉस हुआ जिसको हम क्या कह रहे हैं, परागण। तो ये परागण क्या हो गया, ये टी इस टी से मिला, टी टी, ये टी इस टी से मिला, फिर ये टी इस टी से मिला, देखिए मैंने चारों को, और ये टी इससे मिला। तो सारी संतानें जो है उनका, इसको क्या बोलते हैं, ये जीन जो आपको नजर आ रहा है ना, ये डबल टी, एक टी बड़ा एक टी स्मॉल, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, ये जीनोटाइप है इसका। और जीनोटाइप F1 पीढ़ी का हमेशा क्या होगा, बिल्कुल एक जैसे ही होगा, यानी 100% वही होगा। 100% जीन जो है वो एक ही जैसे। देख लो आप, चारों से क्या प्राप्त हुए। फिर अब परसों हमने पढ़ा था कि इनमें से एक लक्षण दूसरे पे क्या होता है, प्रभावी होता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो लंबाई है उस लंबाई में जो लंबा होना है, लंबापन जो है वो बौनेपन पर क्या है, प्रभावी है। यानी इन दोनों के जीन जब साथ में होंगे तो एक ही चीज प्रकट होगी। तो अब ये सारे पौधे जिनका ये जीनोटाइप ये वाला है, ये क्या है, सारे पौधे कैसे हैं, ये लंबे हैं कि बौने हैं, लंबे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि केवल वही लक्षण प्रकट होता है जो क्या होता है, प्रभावी होता है। तो यहां लंबापन, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होता है, जो लक्षण प्रकट होता है, उसको क्या बोलते हैं। आपको पूछा जाए कि प्रभावी लक्षण होता क्या है, तो वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से जो बड़ी किताब है, 12th लेवल की किताब है, उस 12th लेवल की बुक में, वैसे तो देखिए ज़्यादातर बुक में आपको यही मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में ये भी मिलता है कि इसने फूलों का जो रंग है, फूलों का रंग क्या होता है, बैंगनी और सफ़ेद। अब देखिए सफ़ेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइट। तो इसका जो जीनोटाइप है, इसने सफ़ेद का जो इंग्लिश है उसका पहला अक्षर लिया, तो बैंगनी को इसने कैपिटल से दर्शाया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो प्रभावी लक्षण होता है उसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, इंग्लिश के बड़े ABCD से उसको दर्शाते हैं, और जो अप्रभावी होता है उसको किससे दर्शाते हैं। तो यहाँ आपको है तो वही चीज़, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये भी बुक्स में क्योंकि दिया हुआ है, 12th लेवल तक के बुक में जो थोड़ा बहुत हम चाहें तो कर लें, तो 12th लेवल की ये बुक में दिया हुआ है कि जो बैंगनी रंग है, यानी आप बैंगनी फूलों वाले और वाइट फूलों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराओगे, परागण कराओगे, तो क्या होगा, उससे जो संतानें पैदा होगी, यानी उससे जो बीज मिलेगा, उस बीज से अगर पौधे उगाओगे तो उनके सारे पौधों के फूल कैसे होंगे, बैंगनी होंगे। अगर आपने लंबे और बौने के बीच में क्रॉस करवाया, तो लंबे और बौने के बीच में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सारे कौन से होंगे, लंबे होंगे। क्यों, क्योंकि लंबापन प्रभावी कारक, ये प्रभावी लक्षण है, और बौनापन है वो अप्रभावी। इसी तरह बैंगनी होना क्या है, और सफ़ेद फूल अप्रभावी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका एकल संकरण प्रयोग था। तो आधा पार्ट क्या है कि F1 जो पीढ़ी है,
उस F1 पीढ़ी में जब इसने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पर क्या हुआ, सारे पौधे जो है लंबे पैदा हुए, उनका जीनोटाइप सबका एक ही जैसा था, ठीक है। और अब एक होता है जीनोटाइप, अब जीन तो हर कोई देख नहीं सकता है, इसके लिए तो स्पेशल उपकरण चाहिए जीनोटाइप देखने के लिए, तो किसी का भी, यहाँ पौधों की नहीं बात कर रहे, ये तो हम एक सिंबल से दर्शा रहे हैं बस इसको। लेकिन एक और चीज होती है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब बाहर से कैसे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ जीनोटाइप भी 100% है, यानी सबका जीन एक ही जैसा है, और दिखने में भी सब क्या है, लंबे हैं, दिखने में सारे क्या हैं, तो ये लंबा होना क्या है, फिनोटाइप है, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई कैसा दे रहा है वो फिनोटाइप है। जो क्वेश्चन आते हैं, अब हम इसका दूसरा प्रयोग करेंगे। अब इसने F1 पीढ़ी प्राप्त कर ली, उस F1 पीढ़ी में सबका क्या हो गया, F1 पीढ़ी में सबका क्या हो गया, जीनोटाइप प्राप्त हो गया TT, ठीक है। अब उसके बाद में अब इसने क्रॉस करवाया किसके बीच में, F1 पीढ़ी में। अब ये जो इसको बीज प्राप्त हुए थे, इससे इसने पौधे बना लिए जिनका जीनोटाइप क्या था, ये TT था। अब इसने इनके बीच में क्रॉस करवाया। अब इनके बीच में जब इसने क्रॉस करवाया तो देखिए, अब फिर वही बात है, चलो मैं देखिए, ये अलग अलग करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये समझने के लिए, अगर आपके समझ में आ जाए, पहले ये अलग अलग होते हैं कि ये दोनों TT अलग हो गए और ये दोनों, ठीक है। अब जब संतान में जाएंगे तो वापस जोड़ा बन जाएगा, एक माँ से मिला और एक किससे मिला, बाप से मिला, फादर से, पेरेंट्स से एक एक उसको प्राप्त होते हैं, आधे मदर से आधे फादर से, और फिर वापस जोड़ा बन जाता है संतान में। तो अब देखिए, ये टे इस टे से मिला तो ये पौधा कैसा होगा, लंबा, ठीक है। उसके बाद ये टे इस टे से मिला, ये पौधा भी लंबा, और उसके बाद ये टे इस टे से मिला, स्मॉल टे, तो ये भी कैसा हो गया, लंबा, ठीक है। और अब ये टे इस टे से मिला तो ये क्या हो गया, बोना हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए इसके फिनोटाइप का रेशो क्या है, फिनोटाइप का रेशो के अपने 4 संतानें पैदा हुए, उस 4 में से 3 तो लंबे हैं और एक बोनी है, तो इसके फिनोटाइप का जो रेशो है वो कितना है, 3:1, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे नहीं दर्शाया जाता जनरली, ऐसे बॉक्स बना के, क्योंकि इसमें जगह कम लगती है, कि ये देखिए ये अलग अलग हो गए, एक टी ये, एक टी ये, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, ये अलग अलग हो गए, अब ये मिलेंगे, ये दोनों टी मिले, ये क्या हो गया, ये आपकी गाइड में ऐसे दे रखा है लंबा, फिर ये टी इससे मिला, ये भी क्या हो गया, फिर ये टी इससे मिला, ये भी लंबा हो गया, और ये दोनों टी मिल गए, तो इनका जीन, ये जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप में क्या रेशो है, 3:1, ठीक है। अब बात करें जीनोटाइप की, कि भाई जीन कितने टाइप के हैं, तो देखिए जीनोटाइप, पहले जीन कितने टाइप के हैं, ये डबल टी, फिर टी, 3 तरह के जीन हैं इनके अंदर। ये जो संतानें पैदा हुई, इसमें कितने तरह के जीन हैं, इनको युग्म विकल्पी बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ये कितने प्रकार के हैं, 3 तरह के हैं इस जोड़े में। अब देखिए 3 तरह के हैं, ये डबल टी कितने हैं, इनका अनुपात निकाला जाता है, अभी ध्यान रखना, ये डबल टी कितना है, 1, और ये
कैपिटल और स्मॉल का जो जोड़ा है वो कितने है, और स्मॉल कितने। तो ध्यान रखना इस प्रयोग में इनके फिनोटाइप का जो रेशो है, जीनोटाइप का जो रेशो है, वो जीनोटाइप का रेशो कितना है, 1:2:1। ठीक है ना। ये जो है ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले यहाँ कि जीनोटाइप और फिनोटाइप 10वीं लेवल का जो हम बात करें, उस 10वीं लेवल की बात करें तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप है, इसका अनुपात पूछा जाता है। ये मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग है। और ये ध्यान रखना, अगर आपको बैंगनी और सफ़ेद पौधे के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि वो 12वीं लेवल की बुक्स में होता है, तब भी क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है, यही रेशो होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप में। जब एक संकर संकरण होगा, जब वो कोई एक लक्षण लेगा, तो हमेशा फिनोटाइप का रेशो तो 3:1 होगा और जीनोटाइप का रेशो क्या होगा, 1:2:1। ठीक है। और अब इसमें ये चीज यहां पे नहीं दी हुई, ये आगे दी हुई है, लेकिन इस एक संकर संकरण के आधार पे मानव जो है, मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो वो ब्लड ग्रुप वाली जो बात है वो हम यहीं पे पढ़ लेंगे, तो उसके लिए आप कॉपी निकाल लो। ये जो मेंडल का ये प्रयोग है ना कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। ग्रुप का निर्धारण आई जीन से होता है। ये जो आई जीन है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ब्लड ग्रुप का सिंबल क्या लिया जाता है, कौन सा जीन है, उसके लिए आई जीन होता है। ठीक है। और हमारे ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, ठीक है ना, तो लिखिए मनुष्य में ब्लड ग्रुप, यानी इसको हिंदी में कहते हैं रक्त समूह। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना, और वैसे इंग्लिश में भी पेपर होता है। मानव में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप निर्धारण करने वाले निम्न 3 जीन होते हैं। IA, IB और IO। ठीक है। अब देखिए ये जो A और B है, ये दोनों प्रभावी है किसके ऊपर, IO पे प्रभावी है। ठीक है। यानी कि आप इसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं या लिख सकते हैं कि ये जो IA और IB, ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, प्रभावी हैं। और आप देख रहे हैं कि इनको मैंने कैपिटल से लिखा है। और ये जो IO है, इसको आप I को वैसे लिख लो। ये IO जो है ये अप्रभावी है। ठीक है।
अब यहां पर आपको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप है वो कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी भी सिर्फ ज़रूरी बात करेंगे। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ध्यान रखना, किसी के अंदर अगर ये जीन होता है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए, अगर किसी के अंदर ये जीन होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी, और किसी के अंदर अगर ये दोनों ही हो जाते हैं, दोनों भी पॉसिबल है एक साथ होना, ठीक है ना, तो इस केस में उसका ब्लड ग्रुप होता है, और इनमें से कोई नहीं होता ए और बी में से, तो इस केस में फिर ये आई ओ जो होता है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ। ठीक है, तो ये जो है ये आपके क्या है, ये आपके इस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाले जीन है। अब इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि किसी की माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ब्लड ग्रुप ये है, संतानों में कितने कितने कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, यानी 2 से ज़्यादा तरह के भी संभव होते हैं, कौन से जीन मिलते हैं उस आधार के ऊपर। तो अब हम इस चीज़ को एक चार्ट के जरिए पढ़ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम आंसर दे दें। जैसे अभी हमने प्रभाविता वाला जो है वो पढ़ा, उस आधार पे जो है हम इसको ठीक है ना। अब देखिए, जीन जोड़ों में रहते हैं, तो जोड़ों में रहते हैं तो हम इसको, ये 3 प्रकार के जीन हैं वैसे तो, लेकिन इससे जीनोटाइप जो है, मनुष्य का जो जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप का, वो जीनोटाइप 6 तरह का हो सकता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कैसे वो हम देखेंगे। देखिए, एक जीन मान लीजिए ये IA है, फिर दूसरा जीन क्या हो सकता है, IB, और तीसरा जीन क्या है, ये IO। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ये IA, जैसे मैंने कहा कि 6 टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि ये पिता है, ऊपर वाला जो है ये इसको पिता को व्यक्त कर रहा है, और नीचे वाला, अब इससे हजारों क्वेश्चन के ऐसे आंसर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये एक चीज़ समझनी है, याद नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है। अब देखिए, अगर माँ का ब्लड ग्रुप भी ए है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, IA। तो इस कंडीशन में जो संतान होगी उसमें दोनों ही जीन कैसे होंगे, IA वाले, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, रक्त समूह कैसा होगा, A। कैसा होगा, A। फिर ये IA अगर IB से मिल गया तो जिसमें दोनों जीन है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, AB। और अगर ये IA इससे I से मिल गया तो इस केस में क्या होगा, IA और IO। अब बताओ उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, क्योंकि A और B दोनों प्रभावी है किसके ऊपर, O के ऊपर। समझ में आ रही है ना बात। तो ये इसका भी ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, इसी तरह से अब इधर बात कर लें, ये IA और IB मिल गए, तो कैसा हो गया ब्लड ग्रुप,
ठीक है। फिर बी बी मिल गए तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी। फिर बी और अगर ओ मिल गए तो भी क्या होगा? ठीक है। उसके बाद अब ये बताते रहो क्या बने, क्या होगा? फिर इसका ए, इसका बी और तो ध्यान रखना ओ ब्लड ग्रुप तभी पॉसिबल है जब माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ही क्या हो। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जीनोटाइप 6 तरह के होते हैं। तो देखिए वैसे डिब्बे 9 हो गए हैं, लेकिन अगर आप इसमें जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप कौन कौन से हो जाएंगे, ये किस किस तरह के जोड़े पाए जा सकते हैं मनुष्य में, यानी प्योर ए वाले जीन, फिर ए बी वाला जीन, फिर इसके बाद ब्लड ग्रुप तो ए ही होगा। इसको अपने 1 मिनट इसको पहले लिख लेते हैं। अब इन दोनों केस में क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, पहले बी की बात कर लेते हैं। बी ब्लड ग्रुप कब हो सकता है? जब या तो उसमें दोनों ही किसके हो, बी के हो, या फिर क्या हो, इस दोनों केस में बी। फिर ए बी कब होगा? जब दोनों ही क्या हो, दोनों ही क्या हो, उसमें ए और बी दोनों जीन हो उस कंडीशन में। और ओ भी कब हो सकता है? तो ओ भी इस कंडीशन में तो ये देखिए ये 6 तरह के कुल जीनोटाइप हो सकते हैं मनुष्य में। मनुष्य के ब्लड ग्रुप में जीनों की ये 6 तरह की वैरायटी हो सकती है और संतानों के ये हो सकते हैं। बस आपको मिला मिला के देखना पड़ेगा। आप ये पहले उतार लो, फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं उस हिसाब से हम बात करते हैं। हालांकि ये चैप्टर अलग दिया हुआ है, लेकिन जब हम अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं और उसको अनुवांशिकी के आधार पे पढ़ना है तो इस चीज़ को हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो हमें जो है एक बात समझने की ज़रूरत है। क्या हो गया? इतना ही था क्या? ये वापस देखिए अब इसको। मतलब क्या है कि जो संतान है उसमें ऐसा भी लक्षण आ सकता है जो माता पिता में नहीं हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया ना? ये वैसे इसको इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कि माँ बाप जो है वो दोनों लंबे थे और ये इसके 4 बच्चे हुए, मान लीजिए यहाँ ये अनुपात है, तो 4 बच्चे हुए तो 3 तो ठीक है माँ बाप जैसे लंबे हो गए, लेकिन एक जो है वो बोना हो गया। तो ये आनुवंशिकता का ज्ञान हमें ये बताता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि संतान के जो कैरेक्टर हैं दिखने में, सिर्फ दिखने में, जीन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो क्या हो, माता पिता से बिल्कुल ही क्या हो जाए, अलग हो जाए। उसका कारण है कि उसका कोई पूर्वज है वो वैसा रहा हो। समझ में आ गई ना आपके बात?
कि जैसे पूछते हैं ना कई बार, ये बच्चा कोई ज़्यादा अगर बदमाश हो जाता है तो उसको कहते हैं ना कि माँ बाप तो इसके दोनों शरीफ हैं, ये किस पर गया है। तो फिर हो सकता है उसका कोई दादा वगैरह जो है, दादा परदादा है, वो बदमाश रहा हो, मतलब, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल होता है, मतलब। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये बात बताने का मकसद इसलिए था यहाँ पे, क्योंकि जो है ये बात ब्लड ग्रुप में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लिखिए, एक स्त्री जिसका रक्त समूह, एक स्त्री जिसका रक्त समूह ए और ब्रैकेट में जीन प्रारूप लिख दें। ये आपके गाइड में इसको भी कैपिटल लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक बार इसको कैपिटल लिख दिया। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि अपने ओ का ध्यान रखना है। अब अगर वो नियम तोड़ दे तो भी 10वीं लेवल पे कुछ चीज़ें गलत भी पढ़ा दी जाती है, नियम अनुसार नहीं भी होती है, तो वो कर दिया जाता है और काम चल भी जाता है। मतलब क्या लिखा? रक्त समूह ए और ये जीन प्रारूप लिख लो IA ब्रैकेट में, ए के साथ ब्रैकेट में लिख लें IA और IO तथा पुरुष का ब्लड ग्रुप प्लस पुरुष का ब्लड ग्रुप AB है, प्लस पुरुष का ब्लड ग्रुप AB है, तो उनके संतानों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे? उनके संतानों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे? अब देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका है जिसमें टाइम भी बचे, वो यही है कि आप ये डिब्बा बनाओ और इस डिब्बे में अब ये देखिए, ये पुरुष जो है, ये सॉरी स्त्री, पहले इसने स्त्री कहा है तो पहले स्त्री को ले लेंगे और इसके जीनों को अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। और इस साइड से पुरुष को दर्शा देंगे, तो पुरुष के भी जीन जो हैं उसको अलग अलग लिख देंगे, इसको तोड़ के लिख देंगे। बस ये सबसे सिंपल टाइम बचाने वाला तरीका है, क्योंकि मेंडल का नियम हमने पढ़ा है, तो इसको यहाँ पढ़ने से हमें ये समझ में भी आ जाएगा कि भाई ये कैसे हुआ। आ रही है ना बात समझ में? इससे डिब्बे का करने से भाई पहले वो अलग अलग हो जाते हैं, अब वो उस प्रकार का हम चार्ट बनाते हैं, उसके बजाय ये डिब्बे वाला समय बचाने वाला है। क्योंकि कंपटीशन में आपके गणित का भी विषय है जो ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो जितना भी आप साइंस और जीके में टाइम बचाओगे उतना टाइम आपको ज़्यादा गणित के क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा, नहीं तो गणित में टाइम कम पड़ जाता है। अब देखिए, ये दोनों जीन मिले तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? चलो ये हम बाद में यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर ये दोनों ब्लड ग्रुप मिले, फिर ये दोनों मिले और ये दोनों ब्लड ग्रुप मिले, ठीक है। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या होंगे, तो ऑप्शन देखिए यहाँ ए है। ए कितनी संतानों का ब्लड ग्रुप हो सकता है? 2 का। 4 में से अब हम 4 का हिसाब किताब लेके चलेंगे हमेशा, और 4 का 2 कितना हो सकता है?
परसेंटेज में 50%, तो मतलब इसके 50% संतानों का ब्लड ग्रुप तो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, फिर बी किसका होगा, एक का होगा, तो 4 लिया है, यानी कि 25% की पॉसिबिलिटी क्या है, बी होने की भी पॉसिबिलिटी है। और अब बची हुई 25% क्या होगी, तो ये जो है, अब चाहे वो परसेंटेज में पूछे चाहे अनुपात में पूछे, यानी कि इसमें वो कहते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात ए बी। ठीक है, अब ये दिख रहा है, ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे ना, तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे तो ये ब्लड ग्रुप दिखेगा, टेस्ट करने पे दिखेगा, ऐसे तो नहीं दिखता। तो ये भी क्या हुआ, जीनोटाइप हुआ या फिनोटाइप हुआ, फिनोटाइप है, ये ध्यान रखना। ये फिनोटाइप में क्या अनुपात हो गया इनके, फिनोटाइप में अनुपात हो गया 2, और यहां सिर्फ ये 2 1 1 लिखने से काम नहीं चलेगा, यहां ये सीक्वेंस भी होनी चाहिए कि ए बी। अगर मान लो उसने ऐसे लिख दिया तो बताओ उसमें ए बी, ए और बी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये गलती कराने का तरीका, हमने रट लिया 2 1 1, अब उसने सीक्वेंस बदल दी कि ए बी ए और इसका, तो ये क्या हो गया, तो जैसे क्वेश्चन किया हुआ है ना उसी के अनुसार आंसर दिया जाएगा। ये ध्यान में रखने की बात है, इसीलिए रटना नहीं, अपने को समझना है, समझेंगे तो हम इसको कर पाएंगे। समझ में आ गई ना बात। अब अगर आपको इसके जीनोटाइप का पूछ ले तो इसमें जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं भाई, तो जीनोटाइप जो है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, 4 संतानें हैं, चारों के जीनोटाइप अलग अलग है। तो यह जीनोटाइप का क्या रेशो हो गया, ठीक है। और इसके लिए भी इनके नाम दिए जा सकते हैं आपको, ठीक है ना। इसके लिए भी भाई 4 तरह के जीन है, और क्योंकि यहाँ सब बराबर है तो यहाँ सीक्वेंस चेंज भी कर दे तो इसका उत्तर हमेशा यही होगा। समझ में आ गई ये बात। अब आगे लिखिए, एक पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ, और ये जीनोटाइप लिख लें IO। तथा स्त्री का ब्लड ग्रुप B, स्त्री का ब्लड ग्रुप B। IB IO है। तो इनके संतानों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, रक्त समूह, इसको हिंदी में रक्त समूह कहते हैं, आपके रक्त समूह ही लिखा हुआ होगा। इनके संतानों के रक्त समूह क्या होंगे, आई के किसी भी संतान का ब्लड ग्रुप अपने माँ बाप जैसा नहीं होगा। जो भी संतानें होगी सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, माँ बाप से अलग होगा। देख लें आप, इसमें एक का O है और एक का क्या है, AB है, लेकिन किसी भी संतान का क्या नहीं है, AB नहीं है, ना ही O है। O तो हो भी नहीं सकता, लेकिन AB भी नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसके हैं। बाकी तो आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, और वो
जैसे वो ऐप है, वो आपको कहा हुआ है। अब कई जने क्या है कि कहना भी नहीं मानते हैं कि आपको कहा हुआ था कि भाई यूट्यूब पे वो जो क्वेश्चन डाले हैं उसके सब जवाब लिखो जैसे भी है, ताकि याद तो हो कम से कम कुछ, एक एक दो दो चार चार रोजाना। तो वो पिछले क्वेश्चनों का ही कोई 12-15 जनों ने ही अभी तक जवाब